14 दिसंबर 1972 एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जीन सर्नन चांद की धूल में खड़े थे। आखिरी बार उन्होंने अपनी बेटी के इनिशियल्स लिखे TDC, ट्रेसी डाउन सर्नन, और फिर पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने कहा वी शैल रिटर्न। वह जानते थे कि वो आखिरी इंसान है जो चांद पर कदम रख रहा है, कुछ समय के लिए, क्योंकि ये अपोलो का लास्ट मिशन था। लेकिन आज 54 साल हो गए, हम वापस नहीं गए। इतने सालों तक चांद बस किताबों और तस्वीरों में रह गया, लेकिन अब पूरे इंसानी इतिहास का सबसे हैरतअंगेज मिशन होने वाला है। 56 साल बाद इंसान पूरी तैयारी के साथ चांद पर लैंड करने वाला है। अब 2026 में फ्लोरिडा के एक लॉन्च पैड पर दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट खड़ा है, चांद पर जाने के लिए तैयार, और इसमें उड़ान भरने के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स तैयार है, और उनके कंधों पर है एक वादा, 54 साल पुराना वादा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों। नासा के कुछ फॉर्मर एस्ट्रोनॉट्स इसे पागलपन कह रहे हैं। इस मिशन की हीट शील्ड में पहले से ही दरारें हैं। 2760 डिग्री सेल्सियस की आग में री एंट्री के दौरान। तो सवाल यह है, इतना बड़ा जोखिम लेकर नासा चांद पर आखिर ऐसा क्या ढूंढने वाला है? डीप स्पेस कितना खतरनाक है, और क्यों ये मिशन इतना रोचक और डरावना है? आर्टेमिस मिशन का गोल चांद पर बेस बनाना और फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए प्रिपरेशन करना है। अपोलो का भी शानदार इतिहास रहा है, जिसको किसी और वीडियो में देखेंगे। अपोलो ने साबित किया कि हम चांद पर जा सकते हैं, लेकिन आर्टेमिस यह साबित करेगा कि हम वहां पर रह सकते हैं। लेकिन कैसे? आगे हम जानेंगे चांद पर जाने का विजन क्या है। पहले यह जानते हैं 52 साल का गैप क्यों? यह कोई छोटा समय नहीं है। जब अपोलो 17 वापस आया तब हमारी जनरेशन के पेरेंट्स जन्मे भी नहीं थे। तो मेन सवाल है, अगर हमने 1969 में चांद पर पहुंचकर दिखा दिया कि हम जा सकते हैं, तो फिर हम 1972 के बाद क्यों नहीं गए? जवाब सिंपल है, बजट और पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर की अंधी स्पेस रेस में सोवियत यूनियन हार गया था, मिशन अकम्प्लिश्ड। इसके बाद अमेरिकन पब्लिक का इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा था। अपोलो की पहली लैंडिंग के समय 650 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा, और 6th लैंडिंग के समय बहुत कम ने देखा। तो पॉलिटिक्स ने अपना फोकस बदल दिया। फिर शुरू हुआ स्पेस शटल प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना, मार्स पर रोवर्स भेजे, लेकिन ह्यूमंस लो अर्थ ऑर्बिट से आगे नहीं बढ़े। सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है, ISS से लगभग 1000 गुना ज्यादा। लेकिन दोस्तों, अब चीजें बदल रही है। आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चांद पर जाने के बारे में नहीं है, यह मार्स की तैयारी है, यह परमानेंट लूनर बेस बनाने के बारे में है। और सबसे जरूरी बात, पानी कहाँ से आएगा? चांद के साउथ पोल की परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स में बिलियंस ऑफ टन्स पानी जमा है, आइस के रूप में। ये एक बड़ा खजाना है। अब सोचिए, पानी मतलब पीने का पानी, इससे हम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके आप रॉकेट प्रोपेलेंट बना सकते हैं। मतलब चांद एक रीफ्यूलिंग स्टेशन बन सकता है मार्स जाने के लिए। और यहीं से आर्टेमिस प्रोग्राम का असली विजन समझ आता है। अब बात करते हैं उन 4 लोगों की जो इस आर्टेमिस 2 की जर्नी पर जा रहे हैं। रेड वाइजमैन, ये है कमांडर, नेवी टेस्ट पायलट, ISS पर 165 दिन बिता चुके हैं। इन्होंने 2020 में अपनी पत्नी को खो दिया कैंसर से, अकेले 2 बच्चों को पाल रहे हैं, और अब ह्यूमैनिटी की सबसे खतरनाक यात्रा की कमांड उनके हाथों में है। जब उनसे पूछा गया, आप डरते नहीं? तो उन्होंने कहा, फियर इज हेल्दी, इट कीप्स यू शार्प। विक्टर ग्लोवर, यह है पायलट, पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट होंगे जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाएंगे। कैलिफोर्निया में पैदा हुए, एक नेवी पायलट, स्पेस एक्स क्रू 1 मिशन पर ISS जा चुके हैं। ये अपने साथ ले जा रहे हैं एक बाइबल, अपनी शादी की रिंग्स, और अपनी बेटियों के लिए फैमिली हेयरलूम्स, क्योंकि जब आप इतनी दूर जा रहे हो तो अपने रूट्स को साथ ले जाना जरूरी है।
क्रिस्टिना कोच, मिशन स्पेशलिस्ट। ये सबसे लॉन्ग टाइम तक स्पेस में रहने वाली वुमन है। 328 डेज ये सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड है दोस्तों। और ये पहली वुमन है जो चांद पर जाएंगी। ये अपने साथ फैमिली के लेटर्स ले जा रही है। और जेरेमाई हैंसन, ये है कैनेडियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट। ये पहले नॉन अमेरिकन व्यक्ति होंगे जो चांद पर जाएंगे। ये फाइटर पायलट है, पहले कभी स्पेस में नहीं गए। यह उनका पहला मिशन है, डायरेक्ट रूकी टू द मून। ये अपने साथ एक पेंडेंट ले जा रहे हैं जिस पर उनके परिवार के बर्थ स्टोन्स है और लिखा है टू द मून एंड बैक। दोस्तों ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, यह मानवता के सिंबल्स है, डाइवर्सिटी के, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के और उस विजन के कि स्पेस सभी के लिए है। तो मिशन की टाइमलाइन क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लॉन्च डे मार्च 2026। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, दुनिया का सबसे पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट, 322 फीट ऊंचा, सैटर्न V से भी बड़ा, 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट। ये 8 मिनट में अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इस मिशन के पहले 24 आवर्स में अर्थ की परिक्रमा करते हुए सभी सिस्टम्स चेक किए जाएंगे, लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, पावर, सब कुछ। क्योंकि एक बार अगर चांद की तरफ निकल गए तो वापस आना आसान नहीं है। फिर आएगा ट्रांस लूनर इंजेक्शन बर्न। ओरायन स्पेसक्राफ्ट का मेन इंजन 18 मिनट्स तक चलेगा। स्पेसक्राफ्ट 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ लेगा, फिर अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। आर्टेमिस 2 डायरेक्टली चांद की तरफ नहीं जाएगा, यह फॉलो करेगा एक हाइब्रिड फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी। यह एक जीनियस स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, इंजन फेल हो जाए, पावर चला जाए, तो भी ग्रेविटी नेचुरली स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ खींच लाएगी। अपोलो 13 को याद कीजिए, इसी ट्रेजेक्टरी ने उनको बचाया था 4 दिन की जर्नी में। क्रू डेली ऑपरेशंस करेगा, स्लीप साइकिल्स, एक्सरसाइज, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में मसल्स कमजोर हो जाते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। और फिर मून, आर्टेमिस 2 चांद की सरफेस से ओनली 6400 माइल्स दूर से गुजरेगा, मून की फार साइड से, वो साइड जो हम पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते, ओनली 45 मिनट्स के लिए। उस वक्त रेडियो साइलेंट रहेगा, पृथ्वी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। और हाँ, ये चांद पर लैंड नहीं होगा। लैंडिंग वाला मिशन आर्टेमिस 3 है जो कि 2028 में होगा। और जब आर्टेमिस 2 चांद के फार साइड से गुजरेगा तो यहाँ वे अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 2,48,655 माइल्स डीप स्पेस में। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाले इंसान बन जाएंगे। और विंडो से बाहर देखेंगे तो क्या दिखेगा, पृथ्वी, एक नीला ग्रह और चांद इतना करीब कि हर क्रेटर, हर पहाड़ क्लियरली दिखेगा। और फिर रिटर्न, सबसे खतरनाक स्टेज होगा री एंट्री, 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से, माच 32, साउंड से 32 गुना तेज, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से टेम्परेचर 2760 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। दोस्तों स्टील भी 1370 डिग्रीज पर पिघल जाता है, यहाँ हीट शील्ड काम आएगी। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। अब असली बात करते हैं, वो बात जो नासा पब्लिकली ज़्यादा नहीं करना चाहती। जब आर्टेमिस 1 अनमैन्ड टेस्ट मिशन दिसंबर 2022 में वापस आया, इंजीनियर्स ने हीट शील्ड को इंस्पेक्ट किया और जो देखा गया उसने सभी को चौंका दिया। हीट शील्ड अवकोट मटेरियल से बना था, उसमें 100 से ज़्यादा जगहों पर बड़े बड़े चंक्स गायब थे। अब नॉर्मली अवकोट धीरे धीरे एब्लेट होना चाहिए, यानी कंट्रोल्ड तरीके से सरफेस मटेरियल हटता है लेयर बाय लेयर। यह इंटेंशनली डिजाइंड होता है ताकि हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर ले जाया जा सके, लेकिन यहाँ बड़े टुकड़ों में टूट रहा था। चर्ड पीसेस स्पेस में उड़ रहे थे। अगर आपको स्पेस शटल कोलंबिया याद है 2003, तो आप जानते हैं कि यह कितना सीरियस है। कोलंबिया की हीट शील्ड में
बस एक छोटी सी क्रैक थी। री एंट्री के दौरान हॉट प्लाज्मा अंदर घुस गया। नतीजतन 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। नासा ने इन्वेस्टिगेशन किया तो रूट कोज पता चला। एवोकोट के अंदर गैसेज ट्रैप्ड हो रही थी। री एंट्री के दौरान हीट से वो एक्सपेंड हो रही थी, लेकिन गैसेज के लिए निकलने का रास्ता नहीं था, तो प्रेशर बिल्डअप होता गया और मटेरियल बड़े चंक्स में बिखर रहा था। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? जाहिर सी बात है, हीट शील्ड को बदलना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हीट शील्ड आर्टेमिस 2 के ओरायन कैप्सूल में ऑलरेडी लगा हुआ है। उसे बदलने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। मिशन में विलंब हो जाएगा। तो नासा ने क्या किया? हीट शील्ड को नहीं बदला, इंस्टेड री एंट्री की ट्रेजेक्टरी को बदल दिया। सुनकर अजीब लगता है ना? प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय उसको अवॉइड करने की कोशिश। अब नया प्लान यह है, स्पेसक्राफ्ट को ज़्यादा इंटेंस हीट में डालेंगे, लेकिन कम समय के लिए। स्टीपर एंगल, फास्टर डिसेंट, हायर टेम्परेचर और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। इस प्लान की थ्योरी यह है कि इससे हीट शील्ड का कंट्रोल्ड तरीके से सरफेस मटेरियल हटेगा, गैसेस को एस्केप करने का टाइम मिलेगा, प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, उनके मुताबिक क्रैकिंग भी नहीं होगी। आर्क जेट टेस्टिंग में जहां वो ग्राउंड पर एक्सट्रीम कंडीशंस सिमुलेट करते हैं, यह थ्योरी वर्क कर रही है। कंप्यूटर मॉडल्स कह रहे हैं सेफ है। लेकिन डॉक्टर चार्ली कमार्डा, जो कि फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है और ये कोलंबिया एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेटर भी थे, ये ओपनली कह रहे हैं कि दिस इज क्रेजी। इनका आर्ग्यूमेंट है नासा इज किकिंग द कैन डाउन टू द रोड। प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय टाल रहे हैं। दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं डेटा सॉलिड है, इंजीनियरिंग साउंड है, न्यू ट्रेजेक्टरी सेफ है। रेड वाइजमैन, मिशन कमांडर, कहते हैं वी हैव फुल कॉन्फिडेंस, इंजीनियर्स ने डेटा फॉलो किया है, हम रेडी है। तो दोस्तों, किसका विश्वास करें हम? यही तो है असली टेंशन और यही है असली रिस्क। अब सवाल उठता है, नासा ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? देखिए, आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह एक शुरुआत है। आर्टेमिस 3 2028 पहली बार फिर से मून के सरफेस पर लैंडिंग, साउथ पोल पर, फर्स्ट वुमन, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर। फिर होगा आर्टेमिस 4, यह एक लूनर गेटवे होगा, मून की ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन जो एक परमानेंट आउटपोस्ट की तरह होगा, जहां से मिशंस आसानी से ऑपरेट हो सके। इसके बाद आर्टेमिस 5 और आगे भी आर्टेमिस मिशंस होते रहेंगे। आर्टेमिस 4 के बाद आर्टेमिस बेस कैंप बनाया जाएगा मून पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस के लिए। उस बेस कैंप की महीनों तक रहने की कैपेसिटी होगी। फिर रिसर्च, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ मून के बारे में नहीं है, मून हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है मार्स के विजन के लिए। सोचिए, मून सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है, अगर इमरजेंसी हो तो वापस आ सकते हैं। और मार्स पर जाने के लिए हमें 6 से 9 महीने की जर्नी तय करनी पड़ेगी। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो वापस आने में सालों लग सकते हैं। तो इसलिए आर्टेमिस मिशंस के द्वारा मून पर हम सीखेंगे कि कैसे स्पेस में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज यूज करें, कैसे हैबिटेट्स बनाएं और कैसे मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करें। 56 कंट्रीज ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किए हैं। यह सिर्फ अमेरिका का मिशन नहीं है, यह पूरी मानवता का विजन है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है, चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है, टियानगोंग। चाइना अपने रोवर्स को चांद के फार साइड पर भेज चुका है और उनका टारगेट है 2030 तक मैन्ड लूनर लैंडिंग। यह नई स्पेस रेस है दोस्तों। लेकिन इस बार कंपटीशन सिर्फ प्रतिष्ठा के बारे में नहीं है, चांद पर रिसोर्सेज है। हीलियम 3 एक आइसोटोप जो फ्यूचर में फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, पानी। मून पर जो कंट्री पहले एस्टेब्लिश करेगी वह अपना दबदबा बना लेगी। खैर, अच्छा है, कंपटीशन की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है।
1968 में अपोलो 8 ने पहली बार अर्थराइज की तस्वीर भेजी। पृथ्वी चांद के होराइजन से उगती हुई। उस समय वियतनाम वॉर चल रहा था। सिविल राइट्स मूवमेंट, कोल्ड वॉर, पूरी पृथ्वी के लोग डिवाइडेड थे। लेकिन उस तस्वीर ने एक क्षण के लिए पूरी दुनिया को रोक दिया। लोगों ने महसूस किया कि हम सब एक ही नाव में हैं, एक ही ग्रह पर। एस्ट्रोनॉट बिल एंडर्स ने कहा था, We came all this way to explore the moon and the most important thing is that we discovered the earth। आज भी वही जरूरत है। क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिविजन्स, यह प्रॉब्लम्स पूरी मानवता की है और इन्हें मिटाने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम सभी एक ही नाव में हैं। शायद फिर से चांद पर जाकर फिर से पृथ्वी को इतनी दूरी से देखकर हम याद कर पाए कि हम कितने छोटे हैं और कितने कनेक्टेड है। और यह सिर्फ फिलोसॉफी नहीं है, यह प्रैक्टिकल भी है। टेक्नोलॉजी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन से आती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग, मेडिकल इमेजिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, यह सब स्पेस प्रोग्राम्स की देन है। आर्टेमिस प्रोग्राम से जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, बेटर सोलर पैनल्स, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, न्यू मटेरियल्स, वो अर्थ पर भी काम आएंगे और हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। जब रेड, विक्टर, क्रिस्टिना और जेरेमाय चांद के चारों ओर घूमेंगे, कहीं कोई बच्चा टीवी स्क्रीन पर देख रहा होगा और सोच रहा होगा मैं भी यह कर सकता हूँ। वही बच्चा शायद क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन डेवलप करेगा, शायद अगला ग्रेट साइंटिस्ट बनेगा। यही अपोलो प्रोग्राम ने किया था, पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। अब देखिए, हमने बात करी कि क्रू मून के फार साइड से जाएगा, गुजरेगा। तो अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद अब तक वो जा चुके हैं और मिशन शायद हो रहा है या कंप्लीट हो चुका है। जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो इस मिशन का नतीजा क्या निकला, यह हम अगली वीडियो में जानेंगे। 1972 में एक आदमी ने चांद की धूल में अपनी बेटी का नाम लिखा, ट्रेसी, वो भी 3 वर्ड्स में। वे वर्ड्स शायद आज भी वहाँ है। कोई हवा नहीं है जो उन्हें मिटा सके। जीन सर्नन ने सोचा था कि उनकी बेटी की जनरेशन वापस जाएगी, लेकिन नहीं गई। जीन सर्नन 2017 में गुजर गए। अपनी डेथ बेड पर उन्होंने कहा था, आई डोंट वॉन्ट टू बी द लास्ट मैन ऑन द मून। आर्टेमिस प्रोग्राम के द्वारा उनकी यह इच्छा पूरी होगी। और स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह उस सवाल के बारे में है कि हम कौन है। प्रेसिडेंट कैनेडी ने 1962 में कहा था, वी चूज टू गो टू द मून नॉट बिकॉज इट इज़ ईजी बट बिकॉज इट इज़ हार्ड। आज भी यह सत्य है, टू द मून एंड बियॉन्ड। इस मिशन के नतीजे को तो आप अगली वीडियो में देखेंगे ही, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगी? सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।